नमस्कार। जरा सोचिए, अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स, हमारे मौलिक अधिकार सिर्फ कागज पर लिखे वादे बनकर रह जाएं, तो क्या होगा। आज हम बात करेंगे उसी संवैधानिक गारंटी की जो इन वादों को हकीकत में बदलती है। एक ऐसा अधिकार जो बाकी सभी अधिकारों में जान डाल देता है। और ये सवाल बहुत जरूरी है। भाई, अधिकारों का फायदा ही क्या अगर उन्हें लागू ही नहीं करवाया जा सके। सोचिए, अधिकार तो हैं, पर अगर कोई उन्हें छीन ले तो गुहार लगाने के लिए कोई दरवाजा ही ना हो। यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर पॉइंट है। तो चलिए सबसे पहले इसी दुविधा को समझते हैं। आखिर ये मौलिक अधिकार हैं क्या, और इन्हें लागू करने का कोई रास्ता न हो तो असल प्रॉब्लम क्या है। देखिए, संविधान के पार्ट 3 में जो हमें अधिकार मिले हैं, जैसे बराबरी का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, ये सिर्फ नियम नहीं है। ये वो ज़रूरी आज़ादियां हैं जो हर नागरिक को अपनी ग्रोथ के लिए और स्टेट की पावर से बचाने के लिए दी गई हैं। असल में यही तो हमारे लोकतंत्र की नींव है। और यहीं पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है। अगर इन अधिकारों को लागू करने की कोई पक्की गारंटी ना हो तो ये बस कागज पे लिखी अच्छी अच्छी बातें रह जाएंगी। असल में अधिकार नहीं, सिर्फ खोखले वादे। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए देखते हैं कि हमारे संविधान बनाने वालों ने इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम का क्या जबरदस्त और पावरफुल सॉल्यूशन निकाला। ये है आर्टिकल 32, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये आर्टिकल हर किसी को ये हक देता है कि अगर उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और सबसे कमाल की बात क्या है, ये उपाय, ये रेमेडी अपने आप में ही एक फंडामेंटल राइट है। मतलब इंसाफ पाने का अधिकार खुद एक मौलिक अधिकार है। और इसकी अहमियत कितनी है वो डॉक्टर BR अम्बेडकर के इन शब्दों से पता चलता है। उन्होंने कहा था, अगर मुझसे किसी एक खास आर्टिकल का नाम लेने को कहा जाए जो सबसे जरूरी है तो वो यही है। यह संविधान की आत्मा है और उसका दिल भी। तो पॉइंट ये है कि आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का अल्टीमेट गार्डियन, यानी सबसे बड़ा रक्षक बनाता है। कोर्ट के ऊपर ये एक ऐसी ड्यूटी है जिसे वो निभाने से मना कर ही नहीं सकता। और हाँ, ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है, मतलब इसे बदला भी नहीं जा सकता। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट प्रोटेक्टर तो है, पर वो ये काम करती कैसे है? इसके लिए कोर्ट के पास 5 बहुत ही पावरफुल टूल्स हैं। इन्हें हम कहते हैं रिट्स। हाँ, तो ये 5 रिट्स हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्शियोरारी और क्यू वारंटो। इन्हें कोर्ट का टूल बॉक्स समझ सकते हैं। हर टूल का एक अलग काम है और ये अलग अलग सिचुएशन में इस्तेमाल होते हैं। पहला और सबसे जरूरी टूल है हेबियस कॉर्पस, जिसका मतलब है शरीर को पेश करो। ये गैर कानूनी हिरासत के खिलाफ एक शील्ड है। अगर किसी को लगता है कि उसे गलत तरीके से बंदी बनाया गया है तो कोर्ट ये रिट जारी करके अथॉरिटी को हुक्म देती है कि उस इंसान को हमारे सामने पेश करो, हम देखेंगे कि हिरासत कानूनी है या नहीं। दूसरा है मैंडेमस, मतलब हम आदेश देते हैं। सोचिए, कोई सरकारी अफसर या संस्था अपना वो काम नहीं कर रही है जो उसे कानूनन करना चाहिए, तो कोर्ट मैंडेमस जारी करके उसे वो काम करने का आदेश दे सकती है। ये एक्शन में लाने वाली रिट है। तीसरा है प्रोहिबिशन, यानी रोकना। ये एक तरह का स्टे ऑर्डर है जो सुप्रीम कोर्ट किसी निचली अदालत को देती है। कब? जब वो निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई केस सुन रही हो। ये रिट केस को गलत दिशा में जाने से पहले ही रोक देती है। चौथा है सर्शियोरारी, यानी और ज्यादा सूचित किया जाए। ये प्रोहिबिशन का अगला स्टेप है। मान लीजिए निचली अदालत ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसला सुना दिया है, तो इस रिट के जरिए सुप्रीम कोर्ट उस केस को अपने पास मंगा सकती है या उस फैसले को रद्द कर सकती है। एक रोकने वाली है तो दूसरी गलती सुधारने वाली। और पांचवा है क्यो वारंटो, मतलब किस अधिकार से? अगर कोई इंसान किसी पब्लिक ऑफिस पर ऐसे बैठ गया है जिसके लिए वो क्वालिफाइड नहीं है, तो कोर्ट ये रिट जारी करके पूछ सकता है कि भाई, आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हो? ये सरकारी पदों पर गलत लोगों को आने से रोकती है। तो ये तो हो गई थ्योरी, पर असल में रियल लाइफ में ये रिट्स कैसे काम करती हैं? चलिए कुछ लैंडमार्क केसेस देखते हैं जिनसे पता चलेगा कि कैसे इन टूल्स ने आज़ादी को बचाया और उसके मायने को और भी बड़ा बनाया। 14 साल, जरा सोचिए, 14 साल ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी की जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, खासकर तब जब वो बेकसूर हो। ये कहानी है रुदुल शाह की। बिहार में उन्हें एक केस से बरी कर दिया गया, लेकिन फिर भी उन्हें 14 साल और जेल में रखा गया, गैर कानूनी तरीके से।
जब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो कोर्ट ने सिर्फ उनकी रिहाई का आदेश नहीं दिया, पहली बार कोर्ट ने आर्टिकल 32 के तहत हुए अन्याय के लिए मुआवजा यानी मॉनेटरी कंपनसेशन देने का भी आदेश दिया। यह एक लैंडमार्क जजमेंट था। अब एक और बहुत ही जरूरी केस देखते हैं, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 का। इसमें एक जर्नलिस्ट का पासपोर्ट सरकार ने पब्लिक इंटरेस्ट का हवाला देके जब्त कर लिया और कोई वजह भी नहीं बताई। तो सवाल सीधा था, क्या सरकार किसी की पर्सनल लिबर्टी, उसकी आजादी बस ऐसे ही छीन सकती है? इस केस में कोर्ट का फैसला क्रांतिकारी था। कोर्ट ने कहा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ का मतलब सिर्फ कोई भी प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक ऐसी प्रक्रिया होनी चाहिए जो फेयर, जस्ट और रीजनेबल हो, मतलब निष्पक्ष और सही हो। यहीं से गोल्डन ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट आया कि आर्टिकल 14, 19 और 21 यानी समानता, स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार, ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, इन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। तो अब तक हमने थ्योरी भी देख ली और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी। तो चलिए सब कुछ समेटते हैं और समझते हैं कि आखिर क्यों आर्टिकल 32 को इंडियन डेमोक्रेसी का एक तरह से कहें तो सेफ्टी वॉल्व माना जाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि हाई कोर्ट भी तो आर्टिकल 226 के तहत रिट्स जारी कर सकता है, तो आर्टिकल 32 में क्या खास है? देखिए, कुछ बड़े फर्क हैं। आर्टिकल 32 खुद एक फंडामेंटल राइट है, जबकि 226 एक संवैधानिक अधिकार है। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत केस सुनने से मना नहीं कर सकता, ये उसकी ड्यूटी है, जबकि हाई कोर्ट मना कर सकता है। और हाँ, हाई कोर्ट का दायरा बड़ा है, वो कानूनी अधिकारों के लिए भी रिट जारी कर सकता है, पर मौलिक अधिकारों का असली और पक्का गारंटर तो आर्टिकल 32 ही है। तो कुल मिलाकर आर्टिकल 32 का महत्व क्या है? ये अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ एक तेज और असरदार उपाय देता है। ये सरकार के कामों पर एक नजर रखता है, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। ये पावर में बैलेंस बनाए रखता है, और सबसे जरूरी बात, ये हर नागरिक के लिए, चाहे उसकी सामाजिक या आर्थिक हैसियत कुछ भी हो, न्याय के दरवाजे खुले रखता है। ये मौलिक अधिकारों के वादे को हकीकत बनाता है।